नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 67 और 68 नंबर का जो श्लोक दिख रहा है वो कृपया पढ़ दीजिए। मधुक पुष्प मुद्रिका त्रायमाणा परुषकम शोषिरति का त्रिपला कार्स्मर्य कल्पये द्विमम कसायं तं पिबं काले ज्वरान सर्वान् अपोहति जात्याम्लकमुस्तानि तदद्वन्यवय वासकम। महुए का फूल, द्राक्षा, त्रायमाण, फालसा, खस, कुटकी, त्रिफला, गंभारी, इनका शीत कषाय बनाकर समय पर पीने से सभी प्रकार के ज्वर शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार चमेली, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा वैद्य जी, शायद उसका अगली लाइन ऊपर है। चमेली जी, आंवला, मुथा, इनका क्वाथ और धमासा और अड़ूसे का क्वाथ सभी प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। ये तीनों ही शीत कषाय हैं। जी वैद्य जी। जी, इसकी टीका पढ़ेंगे। जी, टीका इसकी मधुक पुष्पादिकाले शास्त्रोक्ते शीत कषाय पिबन ज्वरान सर्वान एक दोष द्विदोष जान अपोहति। इसका मतलब ये है कि मधु पुष्प आदि का जो ये मेडिसिन बताया है, इसका अगर हम काल के हिसाब से, काल में सप्तमी ये है, तो इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो शास्त्र के हिसाब से करते हैं तो, और इसका शीत कषाय पीते हैं, मतलब बॉयल किया हुआ फिर ठंडा किया हुआ जो शीत कषाय पीते हैं तो सभी तरह के ज्वर को दूर करता है। और उसमें सभी प्रकार के ज्वर में काम तो करेगा, लेकिन एक दोषज या द्विदोषज दोषों में भी यह बहुत बढ़िया काम करता है। जी, उपसर्गादस्य त्युवेति वाच्यम इति परस्मै पदम। ये संस्कृत वर्ड है कि उपसर्ग लगा दिया है तो ये इसमें परस्मय पद है, इसीलिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, उपसर्गादस्य उयो वेति। ये संस्कृत का छोड़ दीजिए, आगे। जाति पल्लवा अम्लकानि मुस्त धन्वयासक तद्वत पूर्वक्षित कषाय कल्पयित्वा पिबन सर्वान ज्वरान हन्ति। इसमें जो जाति पल्लव वगैरह जो बताया है और आंवला, ये सब जब हम पीते हैं, मुस्ता डालते हैं, धन्व्यास डालते हैं, जो लास्ट लाइन है वो बता रहे हैं जाति पल्लवा, जाति पुष्प के जो पत्ते हैं वह लेना है, आंवला लेना है, मुस्ता लेना है, धनिया लेना है, यवासक लेना है। तो जब हम ऊपर की तरह ही शीत कषाय पीते हैं तो सभी तरह के ज्वर को ये दूर कर देता है। अन्वयवासक चेति च शब्दो अत्र लुप्तो द्रष्टव्य तद्वैते चतुर्भिः द्रव्यैरतत् पाचनम केचितु धन्वयवासक पृथग् वेक्षन्ति तस्मादेत कृतो अपि कषाय पूर्ववद्धोयः। जी, तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि धन्व्यासक जब बोल रहे हैं तो इसमें वासा वासक ये शब्द का भी लुप्त दिख रहा है, लेकिन वासा को भी प्रयोग करना है।
तद चतुर्विध द्रव्य रेतत पाचनम। तब भी इसमें हम लोग जब ये बोल रहे हैं कि जाति, आम्लकी, मुस्ता और धन्व्यास, ये 4 चीजों का ही यूज करना है। चतुर्विध द्रव्य रेतत पाचन, ये 4 द्रव्य भी पाचन करते हैं। के चित्तु धन्व्यासक पृथक गवेच्छन्ति, मतलब कुछ लोग जो हैं वो लोग वासा, वासक, इसका भी प्रयोग करते हैं। जी, उसके बाद इसमें हिमाद्री की टीका पढ़ दूं। हाँ, तस्मात् कृतोपि कषाय पूर्व बोध्या, इसमें जो कषाय है वह काढ़ा बना के ठंडा करके वो पीने के लिए बोले। हिमाद्री की टीका पढ़िए। अथ ज्वर सामान्यम तत्र समनामाः मधुक पुष्पेति तंच त्रिधा मधुक पुष्पादि दशक जात्यादि त्रिक धंज वासक चेति त्रयोऽपि शीत कषाया। इसमें ज्वर सामान्य की चिकित्सा सब बता रहे हैं। शमन के लिए मधुक पुष्प आदि से सारे जो बताए हैं वो उसका प्रयोग करना है। 3 टाइप के ये काढ़ा बता रहे हैं जो शीत कषाय है। एक मधुक पुष्प आदि वगैरह बता रहे हैं, और फिर दूसरा उशिर तिक्ता त्रिफला काश्मीरी वो बता रहे हैं, और तीसरा जो है जात्यादि। ऐसे 3 तरह के बता रहे हैं। इसमें धन्व्यासक चयति, ऐसा धन्व्यासक तक ये जो श्लोक है वहां तक बताया है। त्रयोपि शीत कषाय, 3 तरह के शीत कषायों का प्रयोग करने के लिए बोला है। अब हम 69 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जी, अन्य कषाय जो ये पेज पे दिख रहे हैं, कृपया इसको पढ़िए, कोई तो पढ़िए। कृपया म्यूट रखिए। हाँ, डॉक्टर आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी? आकांक्षा मैम बिजी है। मैं कोई भी पढ़िए 69 नंबर का श्लोक। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। सब पढ़िए। चलो। बद्ध विट कटुका द्राक्षा त्रायंती त्रिफला गुड़म, मल विरोध होने पर योग, कुटकी, मुनक्का, त्रयमाणा, त्रिफला तथा गुड़ का हिम अथवा क्वाथ का सेवन करें। इससे मलावरोध दूर होकर जवर की भी शांति हो जाती है। जी, आपने कभी दिया है? अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो कुटकी और त्रिफला इन सब का दिया है कभी काढ़ा? पवन जी, आपने दिया है कभी? मैं तो सर चूर्ण वगैरह देता हूँ, जैसे ये नहीं यूज करते, काढ़ा कभी यूज नहीं करते। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आपने कभी दिया है कॉन्स्टिपेशन में कुटकी, त्रिफला, द्राक्षा, इनका काढ़ा वाढ़ा बना के दिया है? त्रिफला का काढ़ा बना के उसमें थोड़ी सी मात्रा में कुटकी मिलाकर, मतलब सारे द्रव्य इकट्ठे ना देकर, लेकिन त्रिफला का काढ़ा बना दिया, या त्रिफला को भिगो के रात में रख दिया और सुबह उसको मसल के उसमें थोड़ी कुटकी मिलाकर मलावरोध के दूर करने के लिए दिया। उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। आवाज आती है? आ रही है। इसका मैं संस्कृत में टीका निकालता हूँ, आप पढ़ेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा जी। 69 नंबर का आपको श्लोक दिख रहा है इस साइड, राइट साइड। वंदना मैम आपको दिख रहा है क्या? बद्ध विट ना? हाँ, बद्ध विट कटुका द्राक्षा त्रायंती त्रिफला गुड़म तथा च वड्डमित पुरुष कटुकादिक कषाय प्रभेदिति वर्तते, न तु हिममिति शीतस्य मलस्तंभ हेतुत्वादस्य चौदस्य शोधन रूपत्वात् गुड़ा सुधा गुड़ इत्यन्ते। जी, इसका अर्थ आप बता सकती हैं? इसमें यही लग रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर मलावरोध है तो कटुकादि द्रव्यों का कषाय बनाकर देने से, या उसका हिम देने न तो से। हिममिति, उसका काढ़ा ही देना है, हिम नहीं देना है हमें, ठंडा ना चीज तो नहीं हिममिति। देना है। हाँ, ना तो अच्छा, हिममिति, हिम नहीं देना है, उसको काढ़ा बना के ही देना है। अच्छा, तो क्योंकि ये इन्होंने इन्होंने क्लियर कर दिया। उसका आंसर दिया कि शीतस। जी, उसका इन्होंने उत्तर ये दिया है कि अगर कर दिया। जी, ये बोल रहे हैं काढ़ा के रूप में ही देना है। अगर हमने उसको ठंडा दिया या शीत कषाय दिया या हिम दिया तो मल स्तंभ और ज्यादा करेगा, मल स्तंभ का हेतु आदि हो जाएगा, तो वो औषध जो है वह शोधन का काम नहीं कर पाएगा।
जी शोधन जी। अरूपत्वाद, इसलिए उसको काढ़ा, गरम गरम काढ़ा ही देना है हमें पोषण करके। तो इसमें वैज जी जैसे अगर त्रिफला को भिगो के रात में रखते हैं कि आई वॉश वगैरह के लिए, तो उसका जो रात भर जो भिगो के रखा उसका कुटकी, क्योंकि खुद ही जो है वो मलावरोध दूर करती है, तब भी उसको कुटकी के साथ भी अगर हम दे रहे हैं तो काढ़ा ही बनाकर देना है, शीत नहीं देना अगर है। आपको पेट साफ करना है तो त्रिफला का धावन देना है तो वो अलग बात है, यहाँ नहीं पे नहीं नहीं, वो काढ़ा। समझ गई। क्योंकि हम लोग यूजुअली एक ही चीज से दो काम करवा लेते हैं ना, कि आंखें धो लेना, उसका बचा हुआ पी लेना, और पेट साफ करना है तो थोड़ी कुटकी मिला लेना। पर इसके अंदर अच्छे रिजल्ट के लिए काढ़ा ही बना के देना है उसमें। और अगर ये सारे ही द्रव मिलाएंगे तो जैसे ग्रंथोक्त है, तो ज्वर की शांति, यदि ज्वर की चिकित्सा जब हम कर रहे हैं स्पेशली, तब उसको जो है हम काढ़ा बनाकर ये सब मिला के दें तो अच्छा वो आएगा। जी भाई। जी। हेमाद्री की टीका भी कंप्लीट कर दीजिए ना। बद्ध विट बद्ध विटकस्य शोधन माह बद्ध विदिति शीत कषाय गुड़ प्रक्षेप इति ज्वरौषधानि जरौषधानि। जी, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि जब बद्ध विटकस्य मतलब जब भी कॉन्स्टिपेशन रहता है तो शोधन के लिए बता रहे हैं, तो बद्ध विड ऐसे बोला है, ये शब्द यूज किया है, बद्ध विट या बद्ध विड ऐसे बता रहे हैं। तो और शीत कषाय में गुड़ का प्रक्षेप डालना है। अब ये शीत तो कषाय है वैसे तो श्रित कषाय मतलब काढ़ा बना के आप ठंडा बना के उसको श्रित कषाय दे सकते हैं, और गुड़ का प्रक्षेप डालना है, तो ये ज्वर का औषध है। तो ऊपर तो वैजी ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काढ़ा बनाइए, तो काढ़ा शीत बना का के मतलब ठंडा करके देना है। ठंडा कर दे, तो उसको कषाय बनाए, उसके बाद उसको ठंडा कर दे, उसमें गुड़ का प्रक्षेप डाल दे। हाँ, और उसको हीम नहीं करना है कि ठंडा पानी में डाल के मिक्स करके दे दिया। जी जी। हाँ, तो इसमें ये भी हो सकता है गरम गरम काढ़ा दे दें या फिर आप ठंडा करके दे दो, वो दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। तो हमारे ख्याल से ज्वर है, इसलिए उसको टेम्परेचर नॉर्मल करके ही देना उचित होगा वैसे। हाँ जी। ठीक है। इस पे अंजना मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। जी सर, नमस्कार सभी लोग को, शुक्रवार। जी सर, बहुत अच्छे से इन्होंने दोनों चीजों में बहुत क्लियर किया, वरना मैम ने अधिकतर बता ही दिया। जनरली यहाँ पे जो इन्होंने लिख दिया है कि हम इसको शीत नहीं देंगे, क्योंकि वो कषाय रस प्रधान हो जाएगा, और वो शीत जो होता है वो कषाय हम जनरली वहां देते हैं जहाँ हमें कषाय कषाय मतलब स्तंभन की जरूरत होती है। और हमारा जड़ चिकित्सा में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें कहीं भी इसका स्तंभन नहीं कराना है, हमें इसका विरेचन कराना है, या पित्त की जो व्याधि है। और दूसरी बात इन्होंने स्तंभन की बात की है, मलबद्धता। मलबद्धता में भी हमें क्या करना है, एक तरह से हल्का सा मृदु विरेचन की तरह से इन्होंने औषधियां का बहुत अच्छे से यूज किया है यहाँ पे। और ये जो औषधियां हैं वो जो है हम जनरली सभी लोग यूज करते हैं, जैसे द्राक्षा भी यूज करते हैं, कटुका भी यूज करते हैं, त्रिफला भी यूज करते हैं। और सबसे अच्छा लग रहा है इन्होंने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बताया है कि साफ साफ लिख दिया है टीकाकार ने कि यहाँ पे ना तो हिममिति मतलब नहीं देना है, शीतस्य मल स्तंभ हेतु हेतु, मतलब कि अगर शीत देने से जो है मल स्तंभ में हम फायदा नहीं पा पाएंगे। और दूसरी बात जो हम बाद में पढ़े अभी कि उसका कषाय, अगर हमने कषाय बनाने के पश्चात अगर उसको शीत किया तो एक बार जो है वो अग्नि से वो संस्कारित हो चुका है। जब अग्नि से संस्कारित हो चुकी है मेडिसिन, तो उसमें कहीं ना कहीं अग्नि प्रधान गुण या कहते हैं कि तेज का गुण आ गया है। उसके बाद इसको हम अगर थोड़ा शत शीत कर ले या हल्का ठंडा करके, क्योंकि बहुत गर्म नहीं पी सकते, तो उसमें हल्का गुड़ मिलाएंगे तो वो एक तरह से जर में बहुत लाभकारी होगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि वो औषधि भी अगर हम गुड़ के साथ मिला के देंगे तो हल्का सा वो पित्त का विरेचन ही करेगी। और जब पित्त का विरेचन करेगी तो जर को वो थोड़ा सा शांत करेगी, या जर जो हमारे दोष जितने भी कुपित हुए हैं उनको वो शामन अनुलोमित करेगी, वायु को और दोष को शमन करेगी। जी, जी सर। आगे का जो श्लोक है, औषध के जीर्ण होने पर पेया, ये पढ़ दीजिए। जी सर, मैं पढ़ देती हूँ। जी। जीर्ण औषधो अन्नम पेयादम आचरेत। यहाँ लिख रहे हैं जीर्णम परिरतम औषधम यस्य सा जीर्ण औषधा सन्हा पेया अयम पेयामेव पूर्वोक्तम अन्नम भुजी जीर्णम परिरतम। जीर्ण मतलब जो कि जिसका पूरा जो पच्यमान हो चुका है या जो परिणत हो चुका है,
औषधम यस्य सा जीर्ण औषध सना, जो औषध जिस औषध को लिया वो औषध पूरी तरह से उसका जीर्णता मतलब वो पचन हो चुका है या पूरी तरह से वो औषध जो एसिमिलेट हो चुकी है। पेयादे में भी पूर्वोक्तम अन्नम भुजिएत, तो यहाँ क्या है, जो हमने पहले अन्न खाया था या पहले जो अन्न के पश्चात जो पेय के पच जाने पर या पेय के पश्चात जो है हमें अन्न का भुंजन करना चाहिए या अन्न का ग्रहण करना चाहिए। आप बताइए सर इसमें क्या ज्यादा सही इसमें लगता ऐसा है? है कि ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वैसे नहीं, मैं फिर से जी बताता हूँ। जी इसमें बोल रहे हैं कि जीर्णम परिणत, क्या है जी कि जब मेडिसिन पच जाए। जी एक मिनट पहले रुकिए, पहले बहुत सारे लोग ना अनम्यूट करके पता नहीं घर की आवाज क्यों सुनाते। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जीर्ण परिणत, आप मेडिसिन दे दिया गया, मेडिसिन देने के बाद औषधि यस्य जीर्ण औषध सन, जब औषधि पच जाता है, जीर्ण अवस्था में आ जाता है, तब पेयाम आद्यम में वो पूर्वाक्तम अन्नम मुंजित, पेया के रूप में अन्न का सेवन करना है। इत्यत्य अन्नम इत्यन्नम, ऐसे बोल रहे हैं कि ये शुरुआत में अन्न कुछ तो देना है, तो इति कृत्वा पेया दपि रप्य अन्नत्वम, तो हमें पेया के रूप में ही अन्न देना है। आदि शब्द युषादि परिग्रह, आदि शब्द जब बोल रहे हैं कि पेया आदि आचरित, तो हम लोग युष आदि का भी योजना कर सकते हैं। जी, तो पूरी तरह से जब औषध पच जाए तो हमें अन्न को भी जो है वो पेय के रूप में देना है, क्योंकि उसमें लघुता रहती है और वो जल्दी पच जाएगा, है ना सर? यही मतलब जी हाँ, हेमाद्री की टीका पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। है। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। भी वही बोली है ना ये थोड़ा सर। डिस्टरबेंसेस बहुत आ रहा है, पवन जी कृपया म्यूट रखिए, संहिता पाठ हो रहा है। वो जी मोनिका मैम को होस्ट बना दीजिए, तो बीच बीच में जो आवाज होगी ना वो बंद करते जाएंगे। जी सर मैं किसी को ये भी कह रहा हूँ, ये हेलो सर, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जो ये औषध बोली है ना हमने, उसके लिए हिम या कवात के लिए कुटकी मुनक्का त्रयमाणा त्रिफला गुड़, इसमें ये लिखा है जो ये वाली मेडिसिन पच जाए उसके बाद भी पेय या अन्नों का प्रयोग करना चाहिए। मैं ये हाँ हाँ जी ठीक सर, है। हाँ सर, यही बताया ही गया अभी। अब थैंक यू पवन सर। आगे पढ़ते हैं। अथ जर औषध अनंतरम पथ्यानि हाँ, इसमें बोल तत्र। रहे हैं कि सारे ज्वर के औषधियां दे दिया, उसके बाद में जी क्या पथ्य करना है वो बता रहे हैं। जी। तत्र पेयाद्यम पथ्यम आहा जीर्ण औषधो अन्नम इति। इसमें बोल रहे हैं कि तब हम पेया आदि, ये जो है ये पथ्य कार्य सबसे पहले, और अन्न का पचन होने, मेडिसिन का जीर्ण होने के बाद अन्न के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। तच्च लंघन अनंतरो औषधम औषध दान विषयम। हाँ, लंघन करने के बाद हमें मेडिसिन देना है, और मेडिसिन के बाद हमें अन्न देना है। पेयाद्ये अनंतरो औषध दाने रस औदन पर्यंत पथ्य सेवा निष्प्रत्ये पुनः पेयादि क्रमस्य अनुचितत्वात्। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि पेया जब हम दे रहे हैं, तो पेया देने के बाद फिर मेडिसिन देना है। पेयाद्य अनंतरम औषध दाने, पेया देने के बाद भी मेडिसिन देना है। और कब तक देना है, तो जब हम मासरस रसौदन, औदन मतलब चावल, मासरस दे रहे हैं या युष और चावल दे रहे हैं, तब तक पथ्य सेवा निष्पत्ति, तब तक हमें पथ्यकारी यही चीज देना है। पुनः पेयादि क्रमणस्यानुचित्वात्, मतलब हमें पेया आदि का क्रम से ही देना चाहिए। आदि शब्दा युषोदना अदे सिद्ध योगे तु हाँ, अनुलोम। आद्य शब्द जब बोल रहे हैं तो युष और चावल, दाल और दाल का जो युष होता है और वो चावल, वही प्रयोग करना है। अब सिद्ध योग का एक रेफरेंस दे रहे हैं। जर श्लोक है, जर अध्याय का श्लोक होगा 84, उसमें लिख रहे हैं अनुलोमा अनिलः स्वास्थ्यम क्षुतृष्णा सुमनस्कता। जी, इसमें सिद्ध योग का ये बता रहे हैं कि जी इसमें क्या होता है कि वायु जो है वो प्राकृतिक रूप से आ जाता है, वायु अनुलोमित हो जाता है और भूख लगने लगती है। अनुलोमित वायु अनुलोमित हो रही है, स्वास्थ्य की अनुभूति हो रही है कि मैं हेल्दी हो गया हूँ, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सुमनस्कृता, मन भी प्रसन्न हो जाता है, मतलब माइंड से भी पेशेंट को लगता है कि वह ठीक हो गया है। लघुत्तमम इंद्रियो उद्गार शुद्धि जीर्ण औषध कृति। जी, उसमें लघुता आती है,
इंद्रिया जो रहती है उसमें लघुता आती है, मतलब पूरा आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब ना लघुता, ऐसे हल्कापन लगता है। फिर उद्गार शुद्धि, जो ढकार आती है एकदम शुद्ध आता है। इसका मतलब है कि जीर्ण औषधि पच गई है, ऐसा फीलिंग आता है। क्रमो दाहो अंग सदनम भ्रमो मूर्छा शिरोरुजा अरति बल हानिश्चे सा अवशेषो औषधाकृति। हाँ, जब ना मेडिसिन पचा नहीं है तो क्या क्या सिम्टम आएगा, तो क्लम होगा, मतलब मानसिक और शारीरिक थकावट बहुत होगी, क्लम होगा। दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। अंग सदन मतलब बॉडी में हैवीनेस लगेगा। भ्रम होगा, मतलब चक्कर आएगा बहुत ज्यादा। मूर्छा आएगा, हेडेक बहुत ज्यादा होगा। शिरोरुजा, अरति मतलब मन बहुत ज्यादा बेचैन होगा। बल हानि बहुत ज्यादा होगा। तो सावशेषौषधा कृति, अगर अवशेष रूप में मेडिसिन बचा है, पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो ये सारे सिम्टम्स दिख जाते हैं। औषध शेषे भुक्तम पीतम च तथौषधम च शेषे अन्ने न करोति गदोपशमम प्रकोप्यम तो अन्य रोगाश्चे इति। तो मेडिसिन जब हम लोग ले लेते हैं ना, तो उसके बाद ये मेडिसिन अगर लिया है और वो पचा नहीं है, और तब हमने अन्न खा लिया, तो फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं न करोति गदोपशम। हम लोगों ने मेडिसिन को लिया है, वो पचा नहीं है, तो फिर इससे ना दोष और ज्यादा प्रकोपित होकर अन्य रोग भी उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए हमें पचने का टाइम देना चाहिए, और उसके बाद में पेया वगैरह लेके, पेया युष वगैरह लेके फिर हमें वेट करना चाहिए कि लघुता आ जाए इंद्रियों में, उद्गार शुद्धि हो जाए, ये सब हो जाए। जी सर, औषध सेवन के साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छे से संशोधन क्रम का भी एक इशारा किया है कि औषध पाचन अब लग जाए, कि अब भूख लग रहा है। बहुत अच्छे से वो श्लोक दे दिया उन्होंने कि जो आपने भी पढ़ा, अनुलोमो अनिला स्वास्थ्यम छु तुष्णा सुमनस्कता। आपको खुद ही अंदर से अच्छा लगने लगेगा, फीलिंग होने लगेगी, उसके बाद ही आप कुछ अन्न वगैरह का सेवन करिए, और नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। जी सर। जी, इसमें इन्होंने पेया का निषेध किया है कफ रोगी के लिए, एकदम स्ट्रिक्टली मना किया कि कफ वालों को पेया नहीं देना है। कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहता है क्या? श्लोक नंबर 70 अवंतिका सिंह जी पढ़ेंगी या मोनिका मैम? सब पढ़ देती हूँ। हाँ। श्लेष्मवान्न तु पेया कफम वर्धयति पंकम पांसुषु वष्टिवत्। श्लेष्म जल में पेया न देवें, पेया कफ को बढ़ाती है जिस प्रकार धूली में हुई वृष्टि कीचड़ को बढ़ाती है। जी, इसको एक्सप्लेन करिए। मतलब उसमें ये बोला है कि पेया से फिर और ज्यादा क्लेद की उत्पत्ति होगी, इस वजह से पेया नहीं देना जब कफ श्लेष्म ज्वर हो, कफ की अधिकता हो। जी, जैसे धूल है, धूल में बारिश हो गया तो क्या होगा, कीचड़ बढ़ जाएगा। उसी तरह से पेया आप देंगे, वो कफ को बढ़ाने वाला है पेया यूजुअली। आपने श्लेष्म ज्वर में दिया तो कफ और क्लेद और ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो संप्राप्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। सर्दी जुकाम वगैरह है, उसमें आपने पेया दे दिया, बहुत ज्यादा पानी दे दिया, तो और ज्यादा सर्दी जुकाम, हेडेक, ये सब हो जाएगा। ठीक है, इसकी टीका पढ़ते हैं। जी, इसकी टीका पढ़िए। आपको दिख रहा है? जी सर। जी। श्लेष्मवान्न तु जीर्णौषधि अपि श्लेष्मवान्नरः पेयादिक नाश्रियात्। इसका मतलब है कि श्लेष्मवान्न तु, श्लेष्मा में श्लेष्म ज्वर है तो नहीं देना है। क्या नहीं देना है? जीर्ण औषधो अपि, मेडिसिन अगर जीर्ण भी हो गया है तो श्लेष्मावात न नर पेयादिक अश्नियात, तब भी हमें पेया वगैरह नहीं देना है अगर मेडिसिन पच गए तब भी। फिर क्वेश्चन पूछ रहे किम, क्यों, ऐसा क्यों? तो बताइए। पेयत्यादि यत् पेया कफ वर्धयति विलीन रूपस्य कफस्य ततस्त्यान भावात् आमुत्पादयन्ति संस्थान विशेषम उपर्यु परिभाव तयो पच्यम उत्पादयति न तु सा कफ सा क्षार्दवर्ध्यति इति
वर्धयन् वर्धयतेरर्थ अनेकार्थ त्वाद। सर ये बहुत लंबा है, इसको पूरा पढ़ूं क्या? न तो त्वाद सा कफ धातु साक्षात मिति। वर्धयति। मैं इसका अर्थ बताता हूँ, मैं जी। पढ़ता हूँ। ये बोल रहे हैं कि यत पेया कफ वर्धयति, ये पेया जो है ये कफ को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो विलीन रूपस्य कफस्य स्त्यान भावात्मक पादयंती, मतलब वो ना क्या रहता है कि कफ जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है, तो उस टाइम पे अगर हमने पेया पिया तो स्त्यानता जो है, चिकनापन और ज्यादा डीपली एनरूटेड होना, स्त्यानता जो रहता है वो बहुत ज्यादा, स्त्यान कफ जो बोलते हैं, चिपका हुआ, चिपचिपाहट वह और उसकी भावना वैसी स्त्यान भावता उत्पादयंती, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। स्थान विशेष मुपेरु परिभावत उपचाय उत्पादयति, मतलब उसमें उपचय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कफ 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। न तो सा कफ साक्षात वर्धयति, ये डायरेक्ट कफ को नहीं बढ़ाती है। इति वर्धयते अनेकार्थत्वात् धातुनाम इति एष इत्यादर्थो अनुरूप तंत्रकार दृष्टांत दर्शनात् गम्यते। ये ना कफ को बढ़ाएगी, कैसे बढ़ाएगी? क्लेद के रूप में बढ़ाएगी, डायरेक्ट कफ को नहीं बढ़ाने वाली है। और इसमें अनेक अनेक चीजें बता के तंत्रकार ने दृष्टांत बताए, मतलब बहुत सारे उदाहरणों से इसको समझाया है कि वह कफ को बढ़ाती है, क्योंकि क्लेद बढ़ेगा तो स्त्यांता बढ़ेगा, और उसके बाद में कफ का इनडायरेक्ट वे में कफ बढ़ जाता है। एक और इन्होंने एग्जांपल दिया है, पढ़िए। तथा चाह पंक पासुषु वृष्टि वदिति, यथा पासुषु वृष्टि पतिता न तु पंक वर्धयति, शिथिल रूपता पासु नाम पास्य निबिड़ रूपतामीव तेषाम उत्पादयति। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि धूल धूल बहुत ज्यादा है, मिट्टी है बहुत ज्यादा, उसमें बारिश होगी तो बारिश से क्या होगा कि कीचड़ हो जाएगा, लेकिन बारिश है वह कीचड़ नहीं बनाती है। पांसुषु वृष्टि पतिता न तो पंक वर्धयति, वो डायरेक्ट कीचड़ नहीं बनती है। वो क्या करता है? शिथिल रूपता पांसुना मास्य, बहुत ज्यादा शिथिल 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 हो जाता है, मतलब कीचड़ बन जाता है। तो निबिड़ रूपता में, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा कीचड़ का जो निबिड़ रूपता है उस तरह से हो जाता है। तो बारिश नहीं बना रही है कीचड़, बारिश धूल के साथ मिट्टी को पूरा लपेट के और बहुत ज्यादा शिथिल रूप में होके, तब ये क्लेद बढ़ने के बाद तब जैसे बढ़ जाता है, कीचड़ हो जाता है। उसी तरह से जब हम पेया देते हैं तो पेया डायरेक्ट कफ नहीं बढ़ाती है, पेया क्या करती है कि क्लेद बढ़ा रही है, क्लेद बढ़ा के फिर कफ का स्त्यांता और बहुत ज्यादा द्रव गुण से बढ़ा रही है, तो इनडायरेक्ट वे से वो कफ को बढ़ा रही है, ऐसा बता रहे न पासून वृष्टि वर्धयति आदित्य नयति न वर्धयेत अत्रा त्येत्य अर्थ तंत्रकार से अर्थ ए विविक्षतो भविष्यत् तदानीम एत्रेव स्पष्टमेव दृष्टान्तं दर्शयिष्यत् यथा पेया कफ वर्धयति यथा वृष्टि नदी जलम इति। इसका मतलब यह है कि न पांसुल वृष्टि वर्धयति, जो कीचड़ है वो बारिश से नहीं होता है, उसमें क्या होता है? आधिक्यम नयति, बहुत ज्यादा वहां पे गीलापन आ जाता है, चिकना मतलब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। न वर्धयति अर्थ, डायरेक्ट वो पानी जो है वो कीचड़ नहीं बना रही है, उसमें जब धूल मिट्टी वो बहुत ज्यादा क्लेद क्लेद बहुत ज्यादा हो जाता है तब बनता है। तो ये तंत्रकार जो है वो बता रहे हैं कि इसी तरह से शरीर में क्या होता है, दृष्टांत दिया है, उदाहरण देके उन्होंने बताया है। पेया कफ वर्धयति, पेया कफ को बढ़ा रही है इनडायरेक्ट वे से, जिस तरह से बारिश है, बारिश से नदी का पानी बढ़ जाता है, तो वो नदी का पानी बढ़ रहा है मतलब वहां पे क्लेद बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसी तरह से पेया भी है, शरीर में बहुत ज्यादा द्रव गुण से कफ को बढ़ा रही है, ऐसा इन्होंने बताया है। आयुर्वेद रसायन का टीका पढ़िए। श्लेष्म ज्वरे पेया निषेधयति श्लेष्म वात न त्विति। इसमें बोल रहे हैं कि श्लेष्म ज्वर में पेया का निषेध किया गया है, श्लेष्मवात न तु इति, ऐसे बोल रहे हैं कि श्लेष्मा का जब भी रहे तो बिल्कुल भी नहीं देना है हमें पेया। पेया निषेधे युक्ति महा पेया कफ वर्धयति पंक पाशुषु वृष्टिवत् श्लेष्मा भी श्व देहानामिति
यथा पांशुषु पतिता वृष्टि पंक वर्धयति तथा श्लेष्माभिश्वे कफ क्लिन्ने देहे पतिता पेया कफ वर्धयति तच्च तंत्रकारो तंत्रकारो अमुनई वानुसारेणाः। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि पेया का निषेध करने के लिए युक्ति ऐसा बताया है कि पेया जो है वो कफ को बढ़ाती है, पंक पांसुषु वृष्टिवत, जिस तरह से बारिश का पानी है वह धूल मिट्टी में मिलने के बाद क्या करता है कि पंक बनाता है, पंक मतलब कीचड़ बनाता है, उस तरह से। श्लेष्मा अभिशव देहानामिति, श्लेष्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है द्रव गुण से, क्लेद बढ़ने की वजह से। यथा पांसुषु पतिता वृष्टि, जब धूल बहुत ज्यादा होगा और वहां पे बारिश हो जाती है, पंक वर्धयति, पंक मतलब कीचड़ बढ़ा देती है, तथा श्लेष्मा अभिशवे, उसी तरह से श्लेष्मा भी बढ़ जाता है। कफ क्लिन्ने देहे, कफ से क्लिन्न हो जाता है पूरा देह, क्लिन्न मतलब क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पतिता पेया कफ वर्धयति, इसी तरह से पेया जो है वह कफ को बढ़ाती है जब क्लेद बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ जाता है तो। जी, इस पर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। वैद्य जी मैं ये कह रही थी कि जो जब हम लोग कफज व्याधि को ट्रीट करते हैं मतलब शोधन क्रिया करते हैं तो जो हम लोग जो अपना डाइट स्टार्ट करते हैं तो मुद्ग यूश से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, और रक्त पित्त में बताया है कि ऊर्ध्व रक्त पित्त में कभी भी पेया नहीं देना है, ये बागू नहीं देना है, हमें वहां पे तर्पण देना है, तो ऊर्ध्व रक्त पित्त और बढ़ जाता है। वहां पर भी बताया पेया का निषेध किया गया है। जहां पर भी कफ की संप्राप्ति है वहां पर पेया नहीं देना है, वहां पे तर्पण दीजिए, युष दीजिए। जी जी सर इसका मतलब क्या ये है कि जैसे स्किन डिजीज होता है उसके अंदर इचिंग भी होती है ना, तो उसको कंडू को हम मानते हैं कि कफ आधिक्य से होता है, तो उसमें अगर हम वमन का ये करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसके बाद संसर्जन क्रम में पेया नहीं देनी चाहिए। नहीं, शोधन के बाद तो हम दे सकते हैं ना, शोधन अगर हो रहा है तो शोधन प्रक्रिया ही पूरा क्लीनिंग कर रहा है, उसके बाद तो दे सकते हैं। नॉर्मल चिकित्सा शमन के रूप में पेया नहीं देना है। जब मेडिसिन दे दिया हमने, जैसे ये कफ पित्त ज्वर में दिया और ये सारे मेडिसिन दिए सब, शमन के बाद भूख जब लग रही है, लंघन बहुत ज्यादा हो गया, तब पेया नहीं देना है, तब यूज देना है हमें। जी ओके। शोधन प्रक्रिया तो खुद ही कफ को निकालती है, पूरा सब शुद्धि कर देती है। जी 71 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? अनुरिता मैडम है क्या? अनुरिता मैडम शायद सुन नहीं रही है। यस सर, वो डिस्टरबेंस आएगा आप ये इसलिए नहीं बताइए, बोलती है। बस आप ये बताइए कि कोरोना टाइम में जब सलाइन लगा देते थे और दही खाने हाँ को जी। देते थे, तो वो क्या उनका सही था क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, अभिसंधि गुण जो है वो सारी चीजों को, इन्फेक्शन, रिटेंशन, प्लूरल इफ्यूजन, सब चीज को बढ़ाता है, और हमारे शास्त्र में एकदम शाश्वत बता गया, वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। दही क्या सर, जो जूसेस दिए जाते हैं ना, वो भी उस वक्त में कफवर्धक ही रहते हैं सर, अग्निमांदक ही करते हैं। कल मेरे बिल्कुल पास एक गलत। पेशेंट है हाँ नासिक से है, वो मुझे हाँ बोले कि डॉक्टर साहब मेरे को ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, मेरा जॉब चला गया था, और उसके बाद में मैं 2-3 साल तक मेरे रिश्तेदारों ने, मतलब मेरे घर वालों ने, भाई वगैरह ने मुझे घर से निकाल दिया, और मेरा पूरा फैमिली था, बच्चे थे, वाइफ थी, सबको लेके मुझे रेंट पे रहना पड़ा और जॉब भी चला गया था। तो मैं 2 साल इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहा, इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहा कि मेरे को ना फिर हार्ट अटैक आया छोटा सा, और फिर उसके बाद में कार्डियोमेगाली ऐसा डिटेक्ट हुआ, और फिर डॉक्टर्स ने मुझे डायूरेटिक दिया, और डायूरेटिक देने के बाद डाइटोर और लैसिक्स वगैरह सब दिया, तो मेरा 15 किलो वेट कम किया उन्होंने। लेकिन मेरा कार्डियोमेगाली है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको कभी भी हार्ट अटैक आएगा और इसका इलाज नहीं है। तो सर, एलोपैथी में नहीं है सर। हाँ, कार्डियोमेगाली। और फिर मैंने इतने सारे लोग देखे कि आजकल बहुत सारे लोगों को कार्डियोमेगाली 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 हो रहा है, तो इसका क्या इलाज है? तो मैंने कहा कि अपने भाषा में बताया कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, चिंत्याति चिंतनात्, उससे आपका रसवह स्रोतस की तुष्टि हुई, पहला जो धातु है वो खराब हुआ, और रसवह स्रोतस का मूल स्थान क्या है? तो हृदय है। और काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु का प्रकोप होता है। तो एक तरह से कार्डियोमेगाली है, एक तरह से वायु का प्रकोप होके आपका जो बलून की तरह हार्ट ऐसे फुल गया है, उसमें हवा चली गई है। और दूसरा बात, उनको इश्चेमिक चेंजेस भी थी, मतलब
MI भी उनको डिटेक्ट हुआ है इको में और सब में। तो वो इस्चेमिक चेंजेस भी क्यों आए, क्योंकि रस जो है वो वायु की वजह से वहां पे जा नहीं पा रहे, वहां पे रुक्षता आ गई। जब मैंने उनको आपकी ये बताया, रुक्षता हाँ, MI का मतलब क्या है, वहां रुक्ष गुण बढ़ गया है पूरा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या है, वो रुक्ष गुण से बढ़ गया। तो मैंने उनको कहा कि इस ऐसे केसेस में हम लोग बस्ती देते हैं, नस से देते हैं, घृतपान कराते हैं, हृद बस्ती करते हैं, तो फिर आप ठीक हो जाएंगे, 3 महीने में पूरा ठीक हो जाएंगे। तब उनको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया ट्रीटमेंट। मतलब यही कार्डियोमेगाली कंडीशन का कोई हेपाटोमेगाली इलाज में भी होती है। जी यही कंडीशन हेपाटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली में भी होती होगी ना? नहीं, हिपैटोमेगाली में वायु का ऐसा नहीं होता है, यहाँ हृदय में अवकाश ज्यादा होता है, वहां अवकाश है। हिपैटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली में वहां पे तो कुछ अलग ही पैथोलॉजी होती है, वहां पे स्त्रोतोरोध होता है, पूरा कचरा जमा हो जाता है, इसलिए हिपैटोमेगाली होती है, वहां पे पार्थिवता बढ़ जाती है। और कार्डियोमेगाली में क्या होता है कि वायु अवकाश में भर के बलून की तरफ फूल जाता है, दोनों कंडीशन लगे। या फिर जो बोलते हैं बल्कि यूट्रस, यूट्रस बल्कि हो जाता है, तो वो क्या होता है, वहां पे वायु ही चला जाके बलून की तरफ फुला देता है। सर उसमें घृत घृत कौन सा देना चाहिए सर? अर्जुन घृत। अच्छा, अर्जुन घृत। हाँ, और वो कार्डियोमेगाली जो है ना, जैसे शीरबला तेल का बस्ती दिया 100 ml डेली डेली डेली, तो कार्डियोमेगाली पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हम वायु को निकाल रहे हैं, स्निग्धता कर रहे हैं, वायु रुक्ष गुण से बढ़ा है, MI भी हुआ है, और वो पूरा बलून की तरफ फूल गया। ऐसे ऐसे बल्कि यूट्रस के भी पेशेंट आते हैं ना, तो आप बस्ती दीजिए, बस्ती देने से जितना भी वायु घुसा है पूरा यूट्राइन मसल्स के अंदर, मतलब यूट्रस का जो बना है पायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, वहां जो वायु है वो पूरी तरह से बलून पिचक जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इतना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है ना आयुर्वेद का, और इससे ही रिजल्ट आता है। आकांक्षा मैम, आपको क्या कहना है इस बारे में जो मैंने बताया? थैंक यू सर। सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, थैंक यू। मैं एकदम से बीच में कॉल आ गया था तो मैं पूरी लाइन सुन नहीं पाई आपकी, लेकिन एकदम सर बिल्कुल सही है, एकदम ऐसे ही होता है सर, क्योंकि बल्कि पेशेंट यूट्रस में जो आपने कॉन्सेप्ट बताया वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू सो मच। आप बस्ती दीजिए, बल्कि यूट्रस जो है ना वो पूरी तरह से क्योर हो जाता है। मतलब 3 महीना का मात्रा बस्ती डेली दीजिए, डेली डेली देंगे ना, पूरा नॉर्मल यूट्रस हो जाता है। सर मैं बिल्कुल डेफिनेटली भी ट्राई करूंगी। 2 पेशेंट मेरे चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि पेशेंट थोड़ा एजेड थे और कंसल्टेंट के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैं उनको घर पे ही मात्रा बस्ती सिखा देती हूँ, ताकि वो, क्योंकि दूर के पेशेंट है, और फिर मैं बिल्कुल देखती हूँ सर डेफिनेटली। हाँ, और रिजल्ट भी बताइएगा। श्योर सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। अभी देखिए मैम मात्रा बस्ती किसकी देते हो आप? मैं तो सहस्त्रादि तेल, शीरबला तेल, धन्वंतर तेल। अच्छा। आकांक्षा मैम, आप किसका देती हैं? सर मात्रा बस्ती मैं भी अधिकतर शीरबला तेल का दे देती हूँ सर, जिसमें अच्छे मिलते हैं, और कभी कभी अगर पित्त प्रकृति का पेशेंट है तो चंद्रमला लाक्षादी तेल की सर दे देती हूँ, और अगर पेन से रिलेटेड कुछ अगर ऐसा लग रहा है पेशेंट को तो ध्यान रखते हैं, तो वो कैसी प्रकृति है उस हिसाब से थोड़ा सा मैं यूज कर लेती हूँ सर। अभी देखिए फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड क्या है, वो एक तरह से पार्थिवता, विकृत पार्थिवता बढ़ गई है, मांस और मेद विकृत रूप में फाइब्रॉइड बना रहे हैं। सिस्ट क्या है, जो PCOD के है, वहां पे क्या है कि जलीय महाभूत, मतलब वो सिस्ट में पानी भरा हुआ है। तो वहां मैं हर पैथोलॉजी में महाभूत की दृष्टि से देखें तो हमें सब कुछ समझ आता है। सिस्ट किस होता है, पानी का बुलबुला, पानी। आप ना होली खेलते होंगे बचपन में, तो गुब्बारे में पानी भर के फिर वो मारते थे आप लोग सब दूसरे पे, तो वो पानी वाला गुब्बारा है, सिस्ट है वो, है ना। और ये जो मेगाली है, तो अब हिपैटोमेगाली है, उसमें विकृत पार्थिव चीज बढ़ गया है। पंच महाभूत से समझेंगे ना तो हर चीज समझ आता है, और फिर वैसी चिकित्सा करने से रिजल्ट आता है। लेकिन हेपाटोमेगाली में अग्निमांद्य बहुत सीवियर होता है। हाँ, तो वहां पे हम अग्नि महाभूत को बढ़ा देते हैं, अग्नि बढ़ा देते हैं, तो और उसका पाचन करते हैं, जितना भी विकृत पार्थिवता बढ़ी है उसका पाचन करते जाते हैं, तो फिर वो हिपैटोमेगाली नॉर्मल हो जाता है। सर प्रणाम। जी, क्या बोलती है? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। सर जैसे आप बता रहे हैं कि वो लगातार मतलब स्नेहन देना होगा 2 महीने 3 महीने, तो सर इसमें बीच में नीरू बस्ती का जरूरत नहीं पड़ता है, लगातार ये मतलब तेल बस्ती ही चलेगा? नीरू बस्ती भी देना चाहिए ना,
लेकिन वो हाँ। पेशेंट दूर है, वो काढ़ा बनाएंगे फिर नहीं, तो मैं नीरू भी देना चाहिए ना बीच में, नीरू जी भी देना चाहिए, तेल का भी देना चाहिए, मैं उनको बताने वाला हूँ। जी जी मतलब नीरू देने से ये होगा कि वायु जो है वो जल्दी जल्दी निकलेगा, नीरू भी का भी बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें। सर तो कंटिन्यूस जो हम लोग जैसे अगर मात्रा बस्ती या हम देखिए विकसित बस्ती मैंने भी मात्रा बस्ती से भी ठीक किया है पेशेंट को, और नीरू और अनुवासन इनसे भी ठीक किया है, मेरे पास तो दोनों तरह का है, मतलब उतना केस स्टडी है। तो निरुआ सर में क्या अगर जैसे करना चाहिए, बीच में कौन सा निरुआ मेरा देना चाहिए? इंटरनेट खराब हो गया था, तो आपने जो ये बस्ती मात्रा बस्ती का जो ट्रीटमेंट था वो मतलब क्या क्वेश्चन था आपका जो जी अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे? सॉरी टू इंटरप्ट। क्वेश्चन कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही बता रहा था, एक्सपीरियंस बता रहा था। जी प्रभात जी आप क्या बोल रहे हैं कि कौन सा नीरू, दशमूल काढ़े जी, का नीरू दे दीजिए, निर्गुंडी क्वाथ जो भी वायु का शमन करे वो वाला देना है जी। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपने केसेस सॉल्व किए हैं, बल्कि यूट्रस या फिर कार्डियोमेगाली? मनीषा सिंह मैम। सर निरुआ जी सर, जी सर, जी सर, बहुत पेशेंट आते हैं इसके तो कैसे मैं दिए? अभी तो पूरा सुन नहीं पाई थी सर क्या क्या था, बट मैं इसमें महिलाओं को यूजुअली बस्ती पे भी रखती हूँ और योनि दहन भी करती हूँ, और जो शास्त्रोक्त औषधियाँ हैं अपनी उसको चलाती हूँ, और इसमें मैं मेनली सर बल्कि यूट्रस में उनको डिस्चार्जेस कंटिन्यू बने रहते हैं, तो उसका तिफलादी धावन करके और फिर टैम्पून्स वगैरह रख करके और फिर बस्ती भी देती हूँ, और जो औषधियाँ हैं शास्त्रोक्त अपनी दशमूल क्वाथ के साथ पुनर्नवा और ताप्यादि लो, शंख भस्म और पुष्यानुक चूर्ण, ये इसके साथ योग और भी कल्प बना करके देती हूँ सर। बल्कि यूट्रस और सिस्ट फाइब्रॉइड ये तो बहुत सारे मेन केस ही हैं अभी जो महिलाओं में चलते हैं, और इसके लिए यूट्रस रिमूव कर दिए जाते थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम में रिमूव कर दिए जाते थे, लेकिन अभी काफी जागरूकता आ गई है और लोग ठीक हो जाते हैं सर। जी मैं जी आपसे एक बात जी कहना तो चाहता सर, हूँ। हाँ जी बोलिए आकांक्षा मैम। जी सर बोलिए आप। नहीं, मैं बस एक दूसरा बात करना है कि मनीषा मैम को मैंने मेडिसिन भेजा था, तो इन्होंने रिसीव नहीं किया, तो वो उधर ही डीटीडीसी के ऑफिस में ही है, आपको कॉल करके लेना पड़ेगा। जी सर, वो परिचित हैं, वो शर्मा जी दे जाएंगे, उस समय पूछी थी तो नहीं मिला था उनको। 12 तारीख को रात को 10 बजे पहुंचा था, तो आप नहीं थी, तो उधर ही रखा हुआ है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है मैं उनको नंबर दे दी थी। जी जी ठीक है। आकांक्षा मैम आप बताइए। सर ये मैं बोल रही थी, जैसे मैम ने बताया ना कि बहुत ज्यादा सर ये कॉमन हो गया है कि इवन सिंपल बल्कि यूट्रस को लेकर भी सर सर्जरी एडवाइस कर दी जा रही है हिस्टेक्टोमी के लिए। ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है, क्योंकि एक तो चलिए सर फाइब्रॉइड था, अभी तक लोग नहीं समझ पाते थे कि आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट है, या ब्लीडिंग से डर जाते थे, और एलोपैथी के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता था। लेकिन सिर्फ बल्कि यूट्रस ऐसा डायग्नोस देकर भी सर अभी दोनों पेशेंट जो भी हैं मेरे, दोनों को सर्जरी एडवाइस कर दी गई कि नहीं, अब आप देख लीजिए थोड़े दिनों में जब भी आपको कराना है आप करा लीजिए सर्जरी, मतलब बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। मतलब बस सर थोड़ा मेंसेस मेनोपॉजल में थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं थी, मतलब एकदम पीरियड्स बंद नहीं हुए थे, तो सर एटलीस्ट आप उसको सीए मार्कर उसमें करा के आप उसमें ये चीजें क्लियर करके उसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन सर डायरेक्ट अभी इस वीक में सर्जरी के लिए पेशेंट्स को एडवाइस कर दिया जा रहा है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी मैम, जी मैम, ये बहुत बड़ा स्कैम चला था, बहुत बड़ा, और इसमें महिलाएं बहुत बीमार और आजीवन बीमार रह जा रही हैं, उनको हमेशा बॉडी पेन और रूमेटिक और ये सारे प्रॉब्लम बीच बीच में आ ही रहे हैं। सर्जरी वालों को तो अभी तक स्वस्थ नहीं देखा मैंने, और ये सिंपल सा और केस है क्या कि है, आप खुद मनीषा मैम आप बताइए, कोई आशय है वो आपने निकाल दिया तो वहां वायु का प्रकोप नहीं हो जाएगा, और फिर बाद में उनको कॉम्प्लिकेशंस कितने होते हैं हिस्टेक्टोमी के बाद? अंजना मैम जी तो सर, बताएंगी, उन्होंने कितने देखे होंगे। जी जी बताइए सर, आप। जी सर, एक्चुअली सर मेरा मानना है ना कि जो ये लोग बल्कि यूट्रस लिखते हैं ये कोई डिजीज है ही नहीं,
क्योंकि आप अगर यूट्रस को देखेंगे तो जो एक नली पेरस या जो एक नॉर्मल यूट्रस होता है, जब उसमें प्रेगनेंसी आती है तो क्या होता है कि वो मसल्स जो होती है यूट्रस की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हाइपरट्रॉफी में जाती है। यूट्रस की जो मसल्स होती है उसकी एक बहुत अच्छी स्पेसिफिक वो होता है कि जब एक बार वो प्रेग्नेंट हो जाता है, यूट्रस से कंसेप्शन मटेरियल उसमें आ जाता है, तो उसके बाद जब उसे कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकालता है, चाहे वो डिलीवर्ड पेशेंट हो चाहे वो एबॉर्टेड पेशेंट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को अर्ली प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन हो जाता है। तो जो हमारे पास इसके जो जनरली क्या होता है कि मसल्स जो होती हैं वह पहले पूरी तरह से कांटेक्ट करती हैं, फिर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो रिट्रैक्शन में जाती है। मतलब जैसे मानिए उसकी एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मानिए कि उसकी जो लेंथ थी वो 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ थी एक मसल टिश्यू की, वो अगर रिलैक्स होगी तो वो नॉर्मली वो जो है वो एकदम 1.5 पे नहीं आएगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब वो एक बार उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो अपनी प्रॉपर लेंथ पे नहीं आएगी, वो कहीं ना कहीं उसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी रह जाएगी। इसे कहते हैं रिट्रैक्शन। तो आप इस तरह से पूरा जो मस्कुलर कर्वेचर होता है वो यूट्रस का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। जैसे माने एक पैरिटी हुई तो वो थोड़ा सा इंक्रीज किया, सेकंड बच्चा पैदा हुआ तो फिर थोड़ा और इंक्रीज किया। तो इस तरह से जो एक नली पेरस यूट्रस होता है और एक प्रेग्नेंट यूट्रस होता है और एक डिलीवर्ड यूट्रस होता है, तीनों यूट्रस की जो मस्कुलर जो हम हिस्टोपैथोलॉजी की स्टडी करते हैं, मस्कुलर स्टडी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो पता चल जाता है। और ये हम जनरली जो कभी कभी हमें अगर देखना पड़ता है पोस्टमार्टम केसेस वगैरह में भी हमें देखना पड़ता है कि अनमैरिड लड़की की डेथ हुई तो वो प्रेग्नेंट थी क्या, तो वो इसका जो यूट्रस का टिश्यू है ये बहुत अच्छे से उसका जो है एक प्रूफ बन के आता है। तो ये धीरे धीरे जो मसल्स है वो कहीं ना कहीं हम इसी को यही बोलेंगे कि रिट्रैक्शन प्रॉपर ना होने का हाइपरट्रॉफी में या थोड़ा साइज उनका बढ़ जाता है। तो जब साइज बढ़ेगा तो यूट्रस थोड़ा सा नली पेरस यूट्रस में और पेरस यूट्रस में डिफरेंस मिलेगा। तो हमारे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट में किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो साइज क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज मिलता है तो उनको और कुछ वर्ड समझ में नहीं आया। और जैसे आप कह रहे हो कि एक बहुत बड़ा अभियान चला था, अभी भी चल रहा है सर, अभी भी चल रहा है कि हाँ यूट्रस का साइज बड़ा है और इसमें बाद में जो है कैंसर होने का डर है, इसको निकाल दो। और ये बहुत ही शेमफुल है और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर इस तरह से पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपने यूट्रस बल्की किया और उसका हिस्टेक्टमी करा दिया, तो ये नेचुरल सी बात है कि वो पेशेंट को तो बहुत कष्ट है ही है। अब 20-20, 25-25, 30-30 साल की लड़कियों में जो अभी एकदम कम एज की गर्ल्स आती है, लेडीज आती है और उसकी हिस्ट्री होती है कि मैडम डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो यूट्रस जो है थोड़ा सा उसमें सूजन हो रहा था और हमने उसको निकाल दिया। और उसकी इतनी बड़ी बड़ी कंप्लेन लेके पेशेंट आती है कि ऑस्टियोपोरोसिस से लेके और उसके अलावा उनकी धातु क्षीणता हम लोग तो जैसे नॉर्मली देख ही रहे हैं ओपीडीज में कि कहाँ उनको इतनी मतलब कभी कभी तो पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, उसकी नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी एकदम सब डिस्टर्ब है, पूरी धातु ही जो है उसकी क्षय में जा रही है। और कितना हम लोग उसको, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं तो हम जनरली उसको फाइटोस्ट्रोजेंस वाली मेडिसिन को ही प्रेफर करते हैं, रसायन औषधियों को करते हैं, बस्ती देते हैं इसी तरह उनकी लाइफ को नॉर्मलाइज लाने के लिए। लेकिन ये एक कहना चाहिए ना कि झूठ और हमारे समाज में एक अभिशाप की तरह फैल चुका है कि नहीं यूट्रस बच्चे पैदा हो चुके हैं, यूट्रस में सूजन हो गई है, अब इसको बाहर निकाल। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। और ऐसा आपकी बात एकदम सही है, गर्भाशय एक आशय है और उस आशय को अगर हम जबरदस्ती शरीर से बाहर निकालेंगे तो वो अपना कहीं ना कहीं वायु पूरी तरह से कुपित होगी और शरीर को नुकसान करेगी, धातु का क्षय करेगी ही करेगी। और ऐसा देखने में आता है सर। जी जी मैम, प्रणाम मैम। जी मैम। ये अभी जैसे हम लोग एडवाइस भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी चलाते हैं, तो बीच में उनके अड़ोस पड़ोस वाले भी काफी जो रहते हैं एडवाइस देने वाले, अरे हमने निकलवाया था, हम तो ठीक हो गए, तू कहाँ आयुर्वेद के चक्कर में पड़ी है, आयुर्वेद के चक्कर में। ऐसा मेंटेलिटी है लोगों की और इस चीज को समझते नहीं है। जी मैम, यहाँ तक कि अगर आप सच में, हम सभी लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे ही रहे, गायनिक का भी ट्रीटमेंट सभी लोग करते ही हैं। और यहाँ तक कि हम लोग तो छोटा मतलब जैसे की बात फाइब्राइड तक की बात होती है और भी हाइपरप्लेजिया की बात होती है, तो मतलब बल्कि यूट्रस तो एक नॉर्मल कंडीशन है, स्वास्थ्य लक्षणों वाली कंडीशन है। इसके साथ अगर थोड़ा सा उसमें डिजीज भी हो जाती है तो भी आयुर्वेदिक चिकित्सा उसमें गजब का रोल देती है, बहुत अच्छा असर देती है, चाहे वो फाइब्राइड हो, चाहे वो सिस्ट हो,
हो, चाहे हाइपरप्लेजिया हो, चाहे ड्यूबी हो, सिंपल उसमें कोई ऑर्गेनिक लेजर ना हो, तो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव हो रहा है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा समय और लगेगा। आपकी बात एकदम सही है कि वो पेशेंट जो है वो यहाँ से डॉक्टर के पास से जाएगी, हम लोग अच्छे से कन्विंस करेंगे, लेकिन जब वो 4 लोग के बीच में बैठती है तो वो फिर थोड़ा सा डावाडोल स्थिति में आ जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में ऐसे पेशेंट को आप कम से कम, मुझे लगता है ना, थोड़ी जो सिटिंग्स होती हैं, जैसे हम लोग ओपीडी में बैठते हैं, गवर्नमेंट उसमें सेटअप में है, तो मैं अपने पेशेंट को जनरली 15 डेज के बाद एक सिटिंग जरूर देना चाहती हूँ कि भाई, क्योंकि उसका माइंड वॉश होने से पहले वो एक बार फिर हमसे मिले और उसका इफेक्ट भी हम देख लें और उसको फिर से एक बार थोड़ा कन्विंस अच्छे से करें। तो थोड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, तारतम्य बनाना और पेशेंट को थोड़ा जी जी अपने जी जी बात को मैम, रखना बहुत जरूरी है। जी जी मैम, थैंक यू। मैडम नमस्कार। जी सर, नमस्कार। जी सर। मैडम, बल्कि यूट्रस में मेनोरेजिया के छोड़ के और क्या सिम्टम्स प्रेजेंट करता है? सर वो कभी कभी तो उसमें मेनोरेजिया भी नहीं होता। मैंने बताया ना सर कि वो जैसे आप एक नल्ली पैरस यूट्रस है और एक मल्टी पैरस यूट्रस है या पैरस यूट्रस है, जिसको बच्चा नहीं हुआ है और जिसको बच्चा हुआ है, दोनों में चेंज तो आएगा ना सर, स्ट्रक्चर में, हाँ है ना। वही वो थोड़ा सा साइज उसका बड़ा होगा, वैसे भी वो यूट्रस की स्पेशलिटी है मसल की। तो वो बल्कि यूट्रस इज नॉट ए डिजीज, वो नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। हाँ, उसमें कोई अगर वात पित्त कफ कुपित हो रहा है या समटाइम ब्लीडिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जा सकता है। उसका कॉज आप देखिए कि वो हाइपरप्लेजिया हो रहा है, एंडोमेट्रियम, या ड्यू टू हार्मोन जो है वो ओवेरियन सिस्ट से है, पीसीओडी से है, कोई भी ना कोई कॉज हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है, या जो भी हेतु रहते हैं उस पर हमें स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन सर वो अगर पेशेंट को केवल बल्कि यूट्रस है और केवल उसको थोड़ा सा पानी आ रहा है, आप पेपर स्मीयर करा लीजिए। बहुत आपको लगता है तो आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी करा लीजिए, आप जो है मार्कर्स करा लीजिए आप। और इन्फेक्शन के लिए आप ज्यादा होता है तो हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी भी करा लेते हैं, वैजाइनल स्वाब की, यूरिन की, स्टूल की। लेकिन सर वो ये कोई मतलब ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आपका पेशेंट आया और उसका आपने यूट्रस निकाला ना, ये तो ट्रीटमेंट नहीं है। आप इस बात से सहमत होंगे? जी राइट। जी सर। मैडम और एक क्वेश्चन है कि जी। जो पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मतलब क्या सिम्टम्स आते हैं नॉर्मली वो? एक्चुअली सर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हिस्टेक्टोमी हुई है। समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ओवरीज को सेव कर दिया जाता है, मतलब एक अच्छा सर्जन होता है तो वो फिर अगर हेल्दी ओवरीज हैं दोनों तो उस साइड में हम लोग थोड़ा सा उसको सेव करते हैं। अगर इमरजेंसी में भी हमें हिस्टेक्टोमी करनी पड़ती है तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है, क्या एज है। अगर पेशेंट 30 से 40 के बीच की है तो हमें हमें सबसे पहले उसकी बोथ ओवरी को सेव करना होता है, अगर हमें लगता है कि ओवरी हेल्दी है। अगर पेशेंट 45 के आसपास होती है या 50 के आसपास होती है तो हमें कम से कम हम ये चाहेंगे कि उसकी एक ओवरी तो सेव रहे। अगर दोनों रह जाती है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो ओवरी को हम लोग जानते हैं ना, वो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती है ना। तो जो ग्लैंड की तरह वर्क करेगी तो हार्मोन सिक्रीट करेगी। तो बॉडी को जो हमारे हार्मोन्स चाहिए, सबसे पहले हमारी बॉडी को एस्ट्रोजन की बहुत जरूरत होती है, और वो अगर 50 के बाद तो ओवरी खुद ही वर्क करना कम कर देती है, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी होती है। तभी जो उसकी जो मेनोपॉजल सिंड्रोम शुरू होते हैं उसमें सबसे पहले जो सिंड्रोम होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस सबसे कॉमनली हम लोग को मिलता है। जो पेशेंट कमर में दर्द लेके आती हैं, हाथ पैरों में, हड्डियों में, जोड़ों में कहती है कि दर्द होता है। उसके बाद उनको वीकनेस होती है, समटाइम्स हॉट फ्लशेस बहुत जबरदस्त होता है। पेशेंट कहता है मुझे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब आग के गोले लग रहे हैं, कहीं कहीं जलन लग रही है हाथ पैरों में। समटाइम्स उसको डिप्रेशन भी हो जाता है, वीकनेस भी महसूस होती है, क्योंकि एक जो फेमाइन कहते हैं ना हम लोग हार्मोन है, वो डिपेंडेंसी होती है बॉडी में। वो जहाँ से मेनोपॉज से पहले, जो मीनार्की से मेनोपॉज तक एकदम पूरी जो हमारी एक बॉडी होती है फीमेल बॉडी, वो पूरी उस एस्ट्रोजन पे डिपेंड करती है। और वो हार्मोन अगर कट ऑफ बॉडी से हो रहा है, अगर नॉर्मली हो रहा है, नॉर्मली मेनोपॉज आ रहा है, तो बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट करती है। अगर आप उसको प्री मेनोपॉज या कहते हैं कि हिस्टेक्टोमी करा के उसको आर्टिफिशियल मेनोपॉज देते हैं तो बॉडी एडजस्ट करने में समय लेती है, क्योंकि वो एक तरह से आघात हो गया, वो एक तरह से पेशेंट एक्सीडेंटल ट्रॉमा में चली गई, हार्मोनल ट्रॉमा जिसे हम लोग बोलते हैं। और अगर उसमें भी हमने ओवरी सेफ नहीं किया तो फिर वो और पेशेंट की कंडीशन और वर्स्ट हो जाती है। तो यहाँ हमें फाइटोएस्ट्रोजन्स पे बहुत ज्यादा
हेल्प मिलती है या बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ती है पेशेंट की डाइट पे, पेशेंट की जो जनरल कंडीशंस हैं, तो सबकी प्रकृति के हिसाब से सबके अलग अलग लक्षण आते हैं। जो पित्तज प्रकृति के पेशेंट होते हैं वो एकदम आते हैं यही करके कि एकदम जैसे लग रहा है कि बहुत तेज गर्मी लग रही है, बहुत तेज ज्यादा गालों पे, हाथों पे, कान एकदम लाल हो जाते हैं और उनका फेस पे एकदम ऐसा लगता है, चेहरा एकदम लाल हो रहा है। पेशेंट कहता है मुझे लगता है जैसे कि मुझे मतलब आग की लपटें मुझे महसूस हो रही है। इतना ज्यादा तीव्र लक्षण लेके पेशेंट आता है सर। और समटाइम्स पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मुझे खाना नहीं है, मेरा कोई नहीं है, वो डिप्रेशन में चली जाती है पेशेंट। तो कई तरह के लक्षण पेशेंट को प्रकृति के अकॉर्डिंगली हम लोग को मिलते हैं। और जैसे अभी कामनी मैम शायद हैं हमारे ग्रुप में इस समय प्रेजेंट है, मैम लोग तो मीनोपॉजल का एक अलग से ओपीडी चलाती है, मैडम और अच्छे से बताएंगी। कहाँ तो से? मैडम से मैं, जी मैम नमस्ते मैम, रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा सा बताइए मैम। जी कामिनी मैम आप कुछ बताएंगी? हाँ जी नमस्कार, बोलिए। अंजना मैम आपसे कुछ सुनना चाहती हैं। एक्चुअली मैम आप लोग मीनोपॉजल ओपीडी अलग से चलाते हो ना, पोस्ट मीनोपॉज वाला। हाँ मैम उसके बारे में थोड़ा सा आपने बताइए, अच्छा लगे। जी मैम हमारा नमस्ते। मेनोपॉज क्लिनिक है उसके बारे में। जी जी मैम जी। हाँ तो उसमें हम लोग एक्चुअली जितने भी 45 प्लस लेडीज आती है ना हॉस्पिटल में, तो उनको मतलब काउंसलिंग करते हैं, पूरा उनका प्रकृति परीक्षण करते हैं कि उनकी क्या प्रकृति है, क्या है और सिम्टम्स उनको कोई है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आपकी प्रकृति है तो ये सारी डाइट जो है आपको लेनी है, ये नहीं लेनी है, और ये डिसीज आपको होने की संभावना है, ये उनको एक्सप्लेन किया जाता है। अब मेनोपॉज हो चुका है, फिर कितने साल से हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब उसके हिसाब से पूछते हैं, और फिर उस हिसाब से फिर उनकी जो डाइटरी एडवाइस है वो क्या, फिर योग करना है, क्या प्राणायाम करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो उनको समझाते हैं और फिर मेडिसिन भी देते हैं साथ में, जो जो उनकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। जी हाँ फिर वो पूरा डेटा एंट्री वगैरह सारा कुछ बच्चे करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ना, पूरा प्रोफोमा हमने बना रखा है और वो सारा करते हैं उसके हिसाब से। और फिर कुछ हमने पैम्फलेट्स भी बना रखे हैं प्रकृति के हिसाब से, जनरल इंस्ट्रक्शंस वाले, वो फिर उनको पैम्फलेट भी देते हैं विद फोटोग्राफ सारा, तो वे वो हम उनको देते हैं कि पेशेंट को समझ आ जाए, मतलब इसके लिए मतलब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट विद क्यूरेटिव एस्पेक्ट दोनों के साथ चलते हैं। और फिर हर बच्चे हर साल मैंने किसी न किसी को थीसिस टॉपिक भी दे रखा है, तो उसका भी थेरापीज वगैरह जो है वो चलती रहती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम में, ऐसे करते हैं वहाँ पर। जो इंस्ट्रक्शंस मैडम आप पेपर पे देते हो ना, वो एक बार ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा प्लीज, अच्छा लगेगा। जो प्रकृति के हिसाब से बनाई है, हाँ मैम वो ठीक है, वाला भी, और वो वाला भी, और जो जनरल वाला भी, तो दो ठीक है, तरह का ठीक है, आपने बताया। जी मैम हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है, वो थैंक पैम्फलेट्स यू। हमने बना रखे हैं, देते हैं, मैं हाँ कर दूंगी ग्रुप में शेयर, है ना। मोनिका मैम कृपया रुद्राष्टक बोल दीजिए प्लीज। डॉक्टर मोनिका मैम, शायद मैम सुन नहीं रही है। डॉक्टर मोनिका मैम, पवन जी हैं क्या, या मनीषा मैम? शांति सर आवाज आ रही है सर? आ रही है। एक बार ओम को उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृतात्। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम स्तोमा सद्गम्य तमसोर्मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरो
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैद्यगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भगवान। नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते।